भांबरी साहब, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा अभी आपसे भी दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ। दलित वोट बैंक मायावती से छिटकने का आप कोई बड़ा कारण देख रहे हैं क्या? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछला ग्राफ बताया, 2019 और 2024 के इलेक्शन में हाँ। वोटिंग परसेंटेज जो है बीएसपी पार्टी का 8% से नीचे गया है। हम्म। तो ये देखिए सोचने का विषय जरूर है। और जहां तक कि हम आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण एक दो धारी तलवार है। तो क्या मायावती जी और बीएसपी जी क्या उनका समर्थन करना चाहेंगे? पहला फैक्टर ये है। और अगर वो नहीं करते तो दूसरा उनका जो नुकसान ये है कि जो बाकी वोटर्स हैं वो उनसे छिटक जाएं। तो हम्म। आप देखिए, यहाँ पे रिस्क और बैलेंस मैनेजमेंट की एक थ्योरी है कि आप रिस्क को एनालाइज करेंगे और बैलेंस कैसे करेंगे। तो वो मायावती जी को करना बहुत जरूरी है। दूसरा, मुझे लगता है कि दोबारा भी ये मायावती जी प्रेसिडेंट बनेंगे, जो भी 27 तारीख को मीटिंग है। और इसका दूसरा चेहरा यही है कि कोई चेहरा नहीं है पार्टी में, ना ही कोई आशंकाएं हैं, ना ही कोई र्यूमर है। आकाश आनंद जी जो उनके भांजे जरूर हैं, उनको उनका भतीजे। सक्सेसर जरूर बताया जाता है। भतीजे, लेकिन हाँ। दलित वोटर्स मुझे नहीं लगता कि इतनी मात्रा में छूटेगा, क्योंकि कोर वोटर्स उनका वही है। और हमेशा एक पार्टी कोर वोटर्स की एनालाइज करके चलती है। तो मुझे लगता नहीं है ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग इस पे फर्क पड़ेगा। हम्म। लेकिन आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा है जो इस एनालाइज और इस रिकॉर्ड को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। तो दो धारी तलवार है, आप देखिए कहीं भी जा सकते हैं। अब विषय ये है कि क्या मायावती जी आरक्षण के मुद्दे पे खुल के सामने आते हैं। और अगर नहीं आते तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई ऐसी दूसरी पार्टी से साठगांठ है जो इस इश्यू को साइड करना चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है यही एक मुद्दा है। बिल्कुल। आलोक जी, विजय सर ने जी। बड़े बड़े बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरह से ये दलित वोट बैंक का या मायावती का साल दर साल सने सने कैसे चीज़ें खराब होती चली गई। मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि काशीराम जी ने दलित अति पिछड़े और मुस्लिम को मिला के एक कॉकटेल बनाया, लंबा चला 84 से लेकर 2003 तक, जब तक वो सक्रिय रहे। उसके बाद बहन जी आए, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे उन्होंने कई सारे प्रयोग किए। अब विजय जी के हिसाब से जैसे मुस्लिम वोट उनसे खिसका, दलित अब खिसक ही रहा है। तो ये कॉकटेल कैसे टूट गया, कैसे खराब हो गया? आप तो पढ़ाते हैं, तमाम चीज़ें हैं, सोशल और सामाजिक तौर पर सब चीज़ें देखते होंगे, पॉलिटिकल भी सब चीज़ें समझ आती हैं। कॉकटेल कैसे गड़बड़ हो गया और अब कोई प्रयोग उनका कामयाब होता दिख नहीं रहा? साजिद जी, जब मायावती ने एक प्रयोग किया था तभी पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। काशीराम जी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए थे। जी। यदि बहन जी का कॉकटेल ऐसा था, जब हम्म। उन्होंने कहा था हाथी नहीं गढ़े थे ब्रह्मा विष्णु महेश, हम्म। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम्म। ये प्रयोग इतना सफल हुआ कि 2007 में बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई। इसके पहले कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। यानी जी। बहन जी का वो प्रयोग सफल हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप देखें कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक तहसील है घाटम, जी। दलितों के सबसे ज्यादा मुकदमे ब्राह्मणों पर घाटमपुर तहसील पे लगे और बड़े फर्जी मुकदमे लगे। तो जो ब्राह्मणों ने वोट दिया था बहन जी को कि हम्म। साथ जुड़ेंगे, लेकिन ब्राह्मणों को फर्जी मुकदमों पे फंसाया गया, जिसकी वजह से ब्राह्मणों से टूट गया। हम्म। लेकिन जो बसपा का कोर वोटर था, जो ब्राह्मणों के अगेंस्ट एक साथ यूनाइट हुआ था उनके नारे पर, जो पहला इसके पहले नारा था हम्म। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, वो वाला जो नारा था, उससे जो दलित वोट जुड़ा था और बहन जी के सर्वजन हिताय से जो वो नाराज हुआ, तो हाँ। बहन जी का कॉकटेल जो जिसकी वजह से सत्ता में आई, लेकिन 5 साल सत्ता में रहने से वो नाराजगी थोड़ी बढ़ी, जिसके विरोध में, ब्राह्मणों के विरोध में दलित यूनाइट हुआ था और ब्राह्मणों को जोड़कर वो सत्ता में तो आ गई। लेकिन दलित कहीं ना कहीं पर एक नाराजगी उसके अंदर आने लगी और वहां से बसपा का वोट बैंक 12 के बाद खिसकने भी लगा। उधर 17 में जो अमित शाह जी आते हैं और जो बहुजन समाज पार्टी का जो बिखरा हुआ वोट था या बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था उसको अपने साथ जोड़ते हैं। कोई कह सकता था तीसरे नंबर की भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें लेके आ जाएगी 17 में। तो राजनीति में साजिद कभी भी राजनीति चल मरा नहीं करते। ठीक है, बसपा का वोट बैंक कम हो गया, लेकिन अगर बहन जी सक्रिय होती दिखाई देंगी, ये मैं 10वीं बार कह रहा हूं जी। कि बहन जी का वोट क्यों घिसका। एक वो नाराजगी जो मैंने आपको बताया, हाँ। एक बहन जी की निष्क्रियता, बहन जी निष्क्रिय रही राजनीति में और बहन जी का वोटर अनाथ हो गया।
उसे लगा बहन जी तो राज्य सत्ता के लिए संघर्ष करती दिख नहीं रही, तो हाँ। बीजेपी के पास चला गया। लेकिन इस चुनाव में संविधान खतरे है के नारे से कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, नौकरियों में आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये नारा समाजवादी पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने चलाया। इससे थोड़ा सा वोट बैंक वो बीजेपी से निकलकर समाजवादी पार्टी में चला गया। तो जो बहुजन समाज पार्टी का एक जो कॉन्फिडेंस ये आया कि जो बीजेपी वोट बैंक उनका अति पिछड़ा दलित स्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा था, वो अब बीजेपी से निकलकर सपा में जा सकता है। तो बहन जी का ये मानना है कि सपा से वो बीएसपी में बड़ी आसानी से आ सकता है, क्योंकि जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है वो इस समय एक डालमा की स्थिति में है। वो बीजेपी में भी जा रहा है और सपा में जा रहा है, तो सपा से वो वापस अपनी पार्टी में ला सकती है। बीएसपी को ये कॉन्फिडेंस है, बीजेपी से बीएसपी में नहीं गया, लेकिन समाजवादी पार्टी से वो बीएसपी में आ जाएगा, ऐसी उम्मीद बहुजन समाज पार्टी को है। अब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहन जी का ये मानना है कि इस समय एक सही समय है। अगर वो राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखाई देती है तो बीएसपी का काडर वोट वो फिर से बीएसपी में जुड़ सकता है। बिल्कुल जुड़ सकता है आपके हिसाब से। विजय सर, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि एक चुनौती अपना वोट बैंक वापस लाना बचाना, एक और नई चीज दिख रही है, दलित राजनीति की नई चेतना। अब चाहे वो आकाश में देख लें या चंद्रशेखर में देख लें, आपको अगर इन दोनों में देखा जाए तो क्या लग रहा है कि युवा राजनीति नई चेतना के हिसाब से कौन आदमी इन दोनों चेहरों में से ज्यादा भारी दिख रहा है उस पल्ले पर? सर म्यूट है आपका, शायद आवाज नहीं आ रही। विजय सर, आपका ऑडियो म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैंने हाँ, देखिए दोनों अलग अलग एंटिटी हैं और दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं है जी। जो प्लेटफॉर्म आकाश आनंद के पास है वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर के पास नहीं है। चंद्रशेखर ने खुद से अपनी जमीन बनाई है और उनकी जमीन का दायरा यूं तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें सपोर्ट बेस जो है वो सहारनपुर और आसपास का इलाका ही है, और नगीना की सीट वो जीते हैं तो एक उसके अलग समीकरण और मायने थे। जी। आकाश आनंद के पास ज्यादा स्कोप है, ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आकाश आनंद भी बड़े फायरी भाषण उन्होंने दिए थे। और अभी जब वो इस कार्य समिति के बाद मुझे लगता है कि मायावती जी घोषणा करेंगी किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो मेरी जो जानकारी है कि अक्टूबर नवंबर के दरमियान वो उत्तर प्रदेश में, शायद अभी हरियाणा चुनाव पहले देखेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश भी उनके फोकस में होगा। जो विधानसभा के चुनाव है राज्यों के, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वो काफी फोकस करेंगे। पहले तो यूपी को ही रखा था, लेकिन हरियाणा के चुनाव घोषित हो गए हैं तो शायद वो कार्यक्रम उनके बदलेंगे। तो ये आकाश आनंद काफी तेजी से उन्होंने जो अपना प्रभाव दिखाया था वो आगे भी दिखाई देगा। लेकिन सवाल जो बड़ा ये है कि जैसे पीडीए, अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उन्होंने रखा, उसमें देखिए ब्राह्मण नेता प्रतिपक्ष ले आए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो वरिष्ठ को भी साधा और मैसेज भी दिया। तो आज के दौर की मैं मानता हूं कि जाति विहीनता की राजनीति है। अगर जाति विहीनता के फार्मूले को छोड़ देगी अगर कोई पार्टी, तो वो पनपेगी नहीं। जैसे सपा ने छोड़ दिया था 12 से लेकर 22 तक, तो पनप नहीं पाई। बसपा ने जब जाति विहीनता की राजनीति खत्म कर दी तो बहुमत से सत्ता में आ गई, लेकिन फिर से जब जाति की राजनीति पे आ गई, फिर क्योंकि आप बेस वोट के आधार पे कुछ कर नहीं सकते हैं जी। आपके पास 10% बेस वोट होगा तो बस आप लेके बैठे रहिए, आपके पास आपको वोट मिल जाएगा, सीटें विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हजार 25-25 हजार वोट मिल जाएगा, लेकिन आप जीतेंगे नहीं। तो ये जो समस्या है पार्टियों के सामने, वो जातियों का बेस वोट तो बना ले, ठीक है, लेकिन उनको अन्य जातियों के वोट भरपूर चाहिए, उतना ही चाहिए जितना बेस वोट उनके साथ है। अब ये फार्मूला लोग भूल जाते हैं जब जातीय राजनीति की बात करते हैं। देखिए जाति विहीनता की राजनीति की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने ही की थी, और 2005 में उन्होंने लॉन्च किया था, 7 में बहुमत से आ गई। लेकिन जब उनकी सरकार बन गई तो उनके इंटरनल टसल बहुत ज्यादा बीएसपी के अंदर हो गए। जो ब्राह्मणों को उन्होंने जोड़ा, क्षत्रियों को जोड़ा, उससे पार्टी के जो कोर फाइटर उनके पुराने थे उनको लगा कि अरे ये तो बड़ा बुरा हो गया। वो लोग अब बसपा में है भी नहीं, जिन्होंने सवाल उठाए थे उस समय बहन जी के फैसलों पर, वो अब बसपा में नहीं है, सब बसपा छोड़ के इधर उधर चले गए, कोई सपा में है, कोई कांग्रेस में, कोई कहीं और चला गया।
लेकिन उस जो 5 साल की सरकार थी बसपा की, उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, कुछ ऐसे इश्यूज थे जहां अधिकारियों की बात मायावती जी ने मान ली, अगर अपनी ब्रेन से काम करती तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे मैं 2 उदाहरण बताऊंगा। जी जी। पहला उदाहरण, जब इन्होंने दलित रसोइयों की नियुक्ति की, तो उसमें कुछ जिलों में, जिसमें कन्नौज सबसे इम्पोर्टेंट था, वहां पे कुछ ब्राह्मण समुदाय के जहां ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी, वहां गांव के लोगों ने कहा कि हम दलित रसोइये को नहीं अलाउ करेंगे। तो मायावती जी ने विड्रा कर लिया। तो आप कैसा आंदोलन कर रही हैं, कैसे आप बाबा साहब के सपने को साकार कर रही हैं? आपके साथ ब्राह्मण भी था, आप अपने ब्राह्मण लीडरों को भेजती, उनको समझाती हैं। समझाती, भैया तुम्हारे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, जेल चले जाओगे, संविधान अब इसकी इजाजत नहीं देता। जहां गांव में अभी भी लोगों में है समस्या, और ये जातिवाद सिर्फ ब्राह्मणों के बीच में नहीं है, जी। ये दलितों में भी है। वहां पे भी जिस भी कास्ट में आप जाएंगे, उसमें कोई एक बड़ी जाति है, कोई छोटी जाति है। हाँ, ऐसे वो ही अपने से नीचे मुस्लिम बता देगा मुस्लिम दो में भी चार। है। जी मुस्लिम में भी है, चिकवा और कसाई आपस में शादी नहीं करते हैं। जी। वहां भी ये समस्या है, कुरैशी और चिकवा आपस में शादी नहीं करते। हर जगह ये भावना है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिन्होंने ब्राह्मण लड़की शादी कर ली, वो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, और उनके कम्युनिटी ने उनको छोड़ दिया, कह रही तुमने क्या पाप किया, क्या गलत काम कर लिया, अपनी बिरादरी छोड़ के दूसरी बिरादरी की लड़की शादी कर ली। बाद में उनको नोटिस देना पड़ा कि भाई छुआछूत और हमारे साथ भेदभाव हो रहा। बहरहाल, जब आप सबको साथ लेके चलेंगे, जो अखिलेश ने किया है प्रयोग लोकसभा चुनाव में, उसी का फायदा मिला। तो क्या मायावती जी फिर से सबको साथ लेने की कोशिश करेंगी? क्या वो ऐसा बुके बनाएंगी जिसमें दलितों की सभी जातियों की जो प्रभावशाली जातियां हैं, और पिछड़ों की जो प्रभावशाली जातियां हैं, सामान्य वर्ग की जो प्रभावशाली जातियां हैं, जिनके पास वोट है, क्या उन सबको लेके इकट्ठा चल पड़ेंगी? क्योंकि यूपी का अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे कास्ट या रिलीजन के हिसाब से, तो सबसे बड़ी आबादी तो मुस्लिम की है, जी। लेकिन मुस्लिम में अभी उस तरह का बंटवारा नहीं है, हाँ। लेकिन वहां भी अंसारी सबसे ज्यादा बड़ी बिरादरी है।